हे गाइस, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन मार्वल स्टूडियोज ने अपनी इस साल की पहली लाइव एक्शन फिल्म को रिलीज कर दिया है और इस फिल्म का नाम है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो कि एमसीयू में कैप्टन अमेरिका फ्रेंचाइजी की चौथी मूवी है। और गाइस, चलिए स्टार्टिंग करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को टाइम टू टाइम मिलते रहे। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं थंडरबोल्ट रॉस को, जो कि अब यूएसए का प्रेसिडेंट बन चुका है। यानी कि अब से थंडरबोल्ट रॉस ही पूरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को रूल करेगा। और इसके बाद ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं और 5 महीने के बाद हम सीधा सैम विल्सन से मिलते हैं, यानी कि एमसीयू के नए कैप्टन अमेरिका से। हम देखते हैं कि इस टाइम पर सैम विल्सन यानी कि नया वाला कैप्टन अमेरिका यूएसए मिलिट्री के एयरक्राफ्ट में कई सारे सोल्जर्स के साथ मिलजुल कर यूएसए से सीधा मैक्सिको जाता है। और इस टाइम पर उसके साथ साइड के एक टोरस भी होता है। और हमें जानते हैं कि सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका बनने के बाद उसका दोस्त या फिर यूं कहें कि साइड की टोरस अब फैल्कन बन चुका है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैम और उसके बाकी साथी मैक्सिको एक मिशन पर आए होते हैं और इस मिशन के अंदर कई सारे टेररिस्ट से फाइट इन लोगों को करनी होती है। असल में यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मैक्सिको के अंदर एक काफी पावरफुल टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है सर्पेंट ग्रुप। और इस सर्पेंट ग्रुप ने इस टाइम पर जापान के एक खास चीज को चोरी कर लिया है और जापान की वो खास चीज इस टाइम पर एक कंटेनर के अंदर होती है और ये कंटेनर इस सर्पेंट ग्रुप के बॉस के पास होता है और इस सर्पेंट ग्रुप का बॉस होता है साइड वाइडर। अब यानी कि यूएस और जापान दोनों फ्रेंडली कंट्रीज हैं, इसलिए जापान की इस खास चीज को वापस लाने का जिम्मा यूएसए ने उठाया है, जिस वजह से सैम विल्सन और यूएस मिलिट्री के ऑफिसर्स यहाँ पर कंटेनर लेने आए हैं। और अब यहाँ पर पहुंचने के बाद ही सैम विल्सन और टोरस दोनों मिलकर इस ग्रुप के अड्डे में घुसते हैं, जिसके बाद ही सैम विल्सन की यहाँ के सारे टेररिस्ट से फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इस फाइट के अंदर हम देखते हैं कि सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका की सील का इस्तेमाल करना काफी बढ़िया से सीख जाता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर फैल्कन के नए वाले सूट को भी देख पाते हैं, जिस सूट के जो विंग्स होते हैं वो वाइब्रेनियम के बने होते हैं और इसलिए वाइब्रेनियम से बनी इस स्ट्रंग विंग्स का यूज करके सैम विल्सन बड़े आराम से टेररिस्ट को पीट देता है। और साथ ही साथ हमें इस बात का भी पता लगता है कि सैम विल्सन के जो वाइब्रेनियम के बने विंग्स हैं वो उसे बकांड्रा कंट्री ने एज अ गिफ्ट दिए हैं। और अब इसके बाद सैम विल्सन यहाँ के सारे गुंडों को पीटने के बाद इन सबके लीडर के पास पहुंच जाता है, यानी कि सर्पेंट ग्रुप के बॉस साइड वाइडर के पास। और उसके पास पहुंचने के बाद ही वो ये देखता है कि जापान कंट्री का वो खास कंटेनर अभी उसके हाथों में ही है और फिर इसीलिए सैम विल्सन साइड वेंटर से वो कंटेनर ले लेता है। लेकिन साइड वेंटर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन कंटेनर मिलने की वजह से सैम विल्सन अपनी टीम के साथ वापस यूएसए आ जाता है। एंड वापस आने के बाद हम देखते हैं सैम विल्सन टोरस से काफी ज्यादा खुश होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिको के अंदर टोरस ने उसकी काफी ज्यादा हेल्प की थी एंड इसीलिए टोरस से खुश होकर सैम विल्सन उसे सीधा अपने पुराने दोस्त आया ब्रैडली से मिलवाता है और वो उसे बताता है कि आया ब्रैडली भी एक सुपर सोल्जर है एंड वो भी इस टाइम पर कैप्टन अमेरिका रह चुका है। ये जानकर टोरस काफी ज्यादा दंग रह जाता है, लेकिन इसी के आगे सैम टोरस को ये बताता है कि जब कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स रेड स्कल को हराने के बाद बर्फ में दबकर खो गए थे, तब उसके बाद यूएसए कंट्री ने आया ब्रैडली को अपना नया कैप्टन अमेरिका बनाया था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि आइजल ब्रैडली भी स्टीव रॉजर्स की तरह ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहादुर था एंड उसी को देख करके इसे नया कैप्टन अमेरिका बना दिया गया था। लेकिन कैप्टन अमेरिका बनने के कुछ टाइम बाद ही आइजल ब्रैडली को 30 सालों के लिए जेल में डाल दिया गया और फिर 30 साल जेल में कटने के बाद वो आजाद हो गया। और टोरस जैसे इस बात को सुनता है वैसे ही वो काफी ज्यादा दंग रह जाता है एंड इसीलिए वो आइजल ब्रैडली से पूछता है कि आखिरकार आपके साथ ऐसा क्या हुआ था, जब आप एक कैप्टन अमेरिका थे तो यूएसए ने आपको 30 साल के लिए जेल में क्यों डाल दिया था। इसी बात सुनने के बाद ब्रैडली टोरस को ये बताता है कि जब स्टीव रॉजर्स के बाद उसे कैप्टन अमेरिका बनाया गया तब उसके कई सारे सक्सेसफुल रिसर्च किए गए और हर बार उसने अपने कई सारे साथियों की जान बचाई और इसीलिए मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। लेकिन यूएसए गवर्नमेंट ये कभी नहीं चाहती थी कि एक ब्लैक आदमी एक फेमस सुपर हीरो बने और इसीलिए यूएसए की गवर्नमेंट ने मुझे अचानक से अरेस्ट कर लिया और मुझे जेल में डालकर 30 सालों तक मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे और 30 साल के बाद भी मुझे जेल से आजादी मिली। और इसी वजह से मैं अपने देश से तो प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे इस यूएसए देश की सरकार से बहुत ज्यादा नफरत है। हाँ, इसी तरीके से अब तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर सैम विल्सन को एक फोन आता है और फोन उठाने पर सैम विल्सन को ये पता चलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए यानी कि थंडरबोल्ट रॉस ने व्हाइट हाउस के अंदर एक मीटिंग और एक पार्टी रखी है और इस मीटिंग प्लस पार्टी के अंदर विल्सन को भी इन्विटेशन दिया जा रहा था। जिसके बाद वो जल्दी से तैयार होता है और ब्रैडली एंड टोरस दोनों को साथ लेकर सीधा व्हाइट हाउस पहुंच जाता है, यानी कि तीनों के तीनों उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद ये सीधा प्रेसिडेंट से मिलते हैं यानी कि थंडरबोल्ट रॉस से एंड रॉस उसे कहता है कि सैम विल्सन से वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसने मैक्सिको के अंदर अपने मिशन को काफी बढ़िया तरीके से पूरा किया है और जापान की चीज को भी आराम से उन लोगों से बचा लिया है। और अब इसके कुछ टाइम बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा व्हाइट हाउस की मीटिंग हॉल को देख पाते हैं। हम ये देखते हैं कि इस मीटिंग हॉल के अंदर सैम विल्सन, ब्रैडली, टोरस और उनकी तरह और भी बहुत सारे गेस्ट होते हैं
लेकिन उन्हीं सबके साथ साथ यहाँ पर थंडरबोल्ट रॉस और उसके अलावा दुनिया भर के काफी सारे कंट्रीज के हेड भी होते हैं, जैसे कि जापान के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो काफी हद तक पीएम मोदी जैसे लग रहे होते हैं। लेकिन अब इसके बाद यूएसए के प्रेसिडेंट यानी कि थंडरबोल्ट रॉस इस मीटिंग को स्टार्ट करता है और वो सभी से कहता है कि आज से काफी टाइम पहले इंडियन ओशन के अंदर एक नए आइलैंड का जन्म हुआ था, जिसका नाम था सेलेस्टियस आइलैंड। और ये आइलैंड कोई और नहीं बल्कि टिया मदर सेलेस्टियन होता है, जिसके उभरते हुए इमरजेंस को इंटरनल से रोक दिया गया होता है। लेकिन इसके सख्त होने की वजह से यह आइलैंड जैसा बन गया। और इसी की बात करते हुए रॉस सबसे कहता है कि जब इंडियन ओशन के अंदर इस आइलैंड का इमरजेंस हुआ तब दुनिया की सारी कंट्रीज का ध्यान इस पर गया और इस आइलैंड पर आकर बहुत सारी कंट्रीज ने रिसर्च किया एंड फिर जाकर हमें पता लगा कि ये आइलैंड एक नई तरीके के मेटल से बना है और ये ऐसा मेटल है जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। और ये मेटल वकांडा के वाइब्रेनियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस मेटल का नाम है एडमेंटियम। लेकिन जैसे ही इसके बारे में दुनिया को पता लगा वैसे ही उसे हथियाने की होड़ मच गई और इसीलिए कई सारे देशों के बीच अनबन होने लगी। लेकिन तब जाकर हमारा देश यानी कि यूएसए सबके सामने आया और हमने ये डिसाइड किया कि सारे देश आपस में मिल जाते हैं, यानी संगठन बना लेते हैं और सारे के सारे मेटल को आपस में बांट लेते हैं ताकि फिर से एक दूसरे के बीच में कोई भी टकराहट ना रहे। और आज के दिन इस मीटिंग के अंदर हम सारे देश मिलकर उसी प्रस्ताव को पास करने आए हैं। एंड आगे रॉस ये भी कहता है कि हमारे मित्र देश जापान ने इस सेलेस्टियल आइलैंड पर पाए जाने वाले एडमेंटियम पर काफी ज्यादा रिसर्च की थी और उन्होंने एडमेंटियम के प्योर फॉर्म को अचीव कर लिया था। लेकिन उसी प्योर एडमेंटियम को सेपरेट ग्रुप ने चोरी कर लिया था, जिसके बाद हमारे कैप्टन अमेरिका ने मैक्सिको जाकर जापान के उस एडमेंटियम के भरे कंटेनर को उनसे वापस ले लिया और इसके लिए वो यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को थैंक यू भी बोलता है। लेकिन दोस्तों, इन सब चीजों के दौरान हम ये भी देख पाते हैं कि यहाँ इस मीटिंग में अचानक से जोर जोर से गाना बजने लगता है। गाना बजने के साथ ही आइजैक ब्रैडली खड़ा हो जाता है और वो पास में खड़े गार्ड की बंदूक छीनकर उस बंदूक से सीधा थंडरबोल्ट रॉस पर फायरिंग कर देता है। और सिर्फ आइजैक ब्रैडली नहीं बल्कि वहाँ पर व्हाइट हाउस में खड़े यूएसए के 4 सोल्जर्स भी सामने आते हैं एंड वो लोग भी अपनी गन्स निकालकर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि उस फायरिंग में थंडरबोल्ट रॉस बच जाता है, जिसके बाद सैम विल्सन जल्दी से ब्रैडली को कंट्रोल करता है और वो आइजैक ब्रैडली के हाथों से गन छीनने की कोशिश करता है। जिसके बाद आइजैक ब्रैडली और बाकी के वो 4 सोल्जर्स सभी से फाइट करना स्टार्ट करते हैं और अब इसी दौरान फाइट के दौरान एक लड़की की एंट्री होती है जो कि यहाँ बिल्कुल ही ब्लैक विडो की तरह फाइट करती है और वो एक एक करके सभी शूटर्स को ढेर कर देती है। एंड हमें इस लड़की के बारे में पता लगता है कि इस लड़की का नाम रूथ है, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट यानी कि थंडरबोल्ट रॉस की पर्सनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, यानी कि उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड। और ये लड़की एक्चुअली में एक इजरायली है जिसने की रशिया के रेड रोम में ट्रेनिंग ली है, यानी कि दोस्तों ये सच की ब्लैक विडो है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये रोज सैम विल्सन और बाकी के सारे गार्ड्स मिलकर इन 5 शूटर्स को पकड़ लेते हैं और इन सबके पकड़े जाने के बाद सैम सीधा आइजैक ब्रैडली के पास आता है एंड वो उसे पूछता है कि आखिर यार तुमने ऐसा क्यों किया और ये सब करने की वजह क्या थी, जिस वजह से आइजैक ब्रैडली ने सीधा यूएसए के प्रेसिडेंट पर गोलियां चला दी थी। बट दोस्तों, सैम के ऐसा पूछने पर हम ये देख पाते हैं कि ब्रैडली को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता एंड वो सैम से कहता है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है और तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मतलब कि ब्रैडली ने अब तक जो कुछ भी किया था उसे कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन अब क्योंकि उसने इतना बड़ा जुर्म किया था इसीलिए ब्रैडली को अरेस्ट करके सीधा जेल में डाल दिया जाता है। बस उसके जेल में जाने के बाद ही सैम उससे फिर से मिलने जाता है एंड वो ब्रैडली से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो और तुम यूएसए के प्रेसिडेंट पर कभी भी गोली नहीं चलाओगे और इसीलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस बारे में जानकर रहूंगा अब ये सब किसने करवाया और फिर बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें जेल से बाहर निकाल लूंगा। अब सैम विल्सन को भी ये पता था कि आइजैक ब्रैडली निर्दोष है और हो ना हो प्रेसिडेंट पर होने वाले हमले के पीछे कोई और है एंड इसीलिए विल्सन सीधा टोरस से मिलता है एंड उसके साथ मिलकर उस मीटिंग की पूरी सीसीटीवी फुटेज को देखता है और इस फुटेज में उन दोनों को काफी सारी अजीब सी चीजें दिखती है। जैसे कि सबसे पहले वो लोग ये देखते हैं कि मीटिंग में जब ब्रैडली अपना फोन यूज कर रहा था तब अचानक से उसके फोन पर व्हाइट कलर की ब्लिंक होने लगा और ऐसे ही जो 4 सोल्जर्स थे उनके फोन में भी व्हाइट कलर का ब्लिंक हो रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और नोटिस करते हैं, जैसे उन लोगों ने फाइट स्टार्ट की थी वो तभी की थी जब यहाँ पर गाना बजना स्टार्ट हो गया था, यानी कि गाना स्टार्ट होते ही उन लोगों ने फाइट स्टार्ट कर दी थी। इन सारी चीजों को नोटिस करने के बाद ये दोनों श्योर हो जाते हैं कि मीटिंग में इन 5 ने जो कुछ भी किया वो इनसे किसी ने करवाया था और इसीलिए यहाँ पर सैम टोरस के साथ मिलकर ये प्लान करता है कि वो उस बंदे को ढूंढ कर ही रहेगा जिसने ये सब कुछ किया है। देन इसके बाद वहाँ से विल्सन बाहर आता है और अपनी कार को लेकर कुछ काम करने के लिए जा रहा होता है। रास्ते में उसे सर्पन ग्रुप का लीडर साइडवाइंडर घेर लेता है एंड वो उसकी गाड़ी पर हमला कर देता है, लेकिन विल्सन भी यहाँ पर उससे फाइट करता है एंड वो उसे पीट कर कैप्चर कर लेता है। जिसके बाद विल्सन को पता चलता है कि क्योंकि उसने मैक्सिको में जाकर
आकर सर्पेंट ग्रुप के कई सारे मेंबर्स को मार दिया था और उस कंटेनर को वो उससे छुड़ा कर ले आया था। इसी वजह से वो उससे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा था। जैसे ही वो लोगों को मार पीट करके फ्री होता है तभी उसके पास कॉल आता है और उसे पता लगता है कि कोई शख्स सैम पर नजर रखे हुए था, क्योंकि वो आदमी सैम से फोन पर यही कहता है कि तुमने तो यहाँ पर इन लोगों को हरा दिया, लेकिन अब आगे जो होने वाला है तुम उसमें किसी भी चीज को नहीं रोक पाओगे। और इतना कहने के बाद वो आदमी फोन कट कर देता है। फोन के कटने के बाद सैम जल्दी से टोरस के पास आता है और वो टोरस से बोलकर इस फोन कॉल को ट्रैक करवाता है, जिसके बाद उन लोगों को पता लगता है कि ये कॉल उन्हें एक पुराने गवर्नमेंट फैसिलिटी से आए हैं और ये गवर्नमेंट फैसिलिटी एक दूर बिराने जंगल में है। लेकिन सैम और टोरस बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते एंड वो जल्दी से जाकर सीधा उस गवर्नमेंट फैसिलिटी में आते हैं। यहाँ पर उन्हें पता लगता है कि ये गवर्नमेंट फैसिलिटी सिर्फ एक दिखावे के लिए है, क्योंकि एक्चुअली में ये एक रिसर्च एरिया है जहाँ पर थंडरबोल्ट रॉस इलीगल एक्सपेरिमेंट करवाता है और ये एक्सपेरिमेंट वो तब से करवाता आ रहा है जब से वो आर्मी के अंदर जनरल हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पर सैम और टोरस उनको जैसे ही सारी बातें पता लगती है वैसे ही उनके सामने एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है और ये कैरेक्टर होता है सैमुअल स्टंक्स यानी कि द लीडर। अब द लीडर को देखकर सैम विल्सन और टोरस दोनों काफी दंग रह जाते हैं, क्योंकि द लीडर भी हल्की की तरह पूरी तरह ग्रीन था और उसके सर का बेजा फ्राई हो चुका था। यहाँ पर लीडर को देखकर सैम उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और आखिरकार तुम ये सारी चीजें क्यों करवा रहे हो। एंड वो आगे कहता है मैं जानता हूँ हो ना हो प्रेसिडेंट वाले हमले में भी तुम्हारा हाथ जरूर है। अब सैम की सारी बातें सुनने के बाद लीडर उससे कहता है एक्चुअली में मेरा नाम सैमुअल स्टंक्स है और मैं एक साइंटिस्ट हुआ करता था, लेकिन जब एक बार ब्रूस बैनर ने मेरे पास आकर मुझसे मदद मांगी तब उसकी मदद करने के दौरान उसका गामा रेडियंस वाला ब्लड मेरे सिर पे आ गिरा और वो मेरे जख्म के जरिए सीधा मेरी बॉडी में आ गया, जिस वजह से मैं ऐसा बन गया। हालांकि ऐसा होने के बाद मेरा चेहरा और मेरी बॉडी तो खराब हो गई, लेकिन उस वजह से मेरा दिमाग बहुत ज्यादा एडवांस हो गया और मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन गया। लेकिन जैसे ही मेरे बारे में थंडरबोल्ट रॉस को पता लगा वैसे ही उसने मुझे कैप्चर कर लिया और मेरे ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उस दौरान मैंने उससे काफी सारी रिक्वेस्ट की कि वो मुझे आजाद कर दे, लेकिन उसने मुझसे कहा कि ये सारे काम उसे यूएसए गवर्नमेंट करवा रही है और वो चाहकर भी मुझे नहीं छोड़ सकता। और उसने मुझसे वादा किया कि जिस दिन वो यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाएगा उस दिन वो मुझे आजाद कर देगा, लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उसने कभी भी मुझे आजाद नहीं किया और वो लगातार मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करवाता ही रहा। और इसीलिए जो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था मैंने उसे जान से मार दिया एंड फिर मैंने ये डिसाइड किया कि थंडरबोल्ट रॉस का असली इवल चेहरा दुनिया के सामने मैं लेकर आऊंगा, ताकि पूरी दुनिया को ये पता चल सके कि थंडरबोल्ट रॉस असलियत में कैसा इंसान है। और उसी से बदला लेने के लिए फिर मैंने साइडवांडर को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि वो जापान के कंटेनर को चोरी कर ले और ऐसा करने के लिए मैंने साइडवांडर को CIA के अकाउंट से पैसे भेजे, ताकि जब जापान को इस बारे में पता लगे तब जापान को ये समझ में आए कि ये सारी चीजें थंडरबोल्ट रॉस ने कर पाई हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लीडर जिस CIA का नाम लिया था वो CIA USA की एजेंसी है जिसका नाम है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जैसे कि इंडिया में रॉ होती है वैसे ही USA में ये वाली एजेंसी होती है। अब ये सारी बातें जानने के बाद विल्सन को ये भी पता चल जाता है कि उसके लिए कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि लीडर ही था और अब सैम यहाँ पर सारी चीजें समझ जाता है कि जो भी गड़बड़ी हो रही है उन सारी चीजों के पीछे लीडर का ही हाथ है और इसीलिए उसने लीडर को पकड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए वो यहाँ पर सैम विल्सन जैसे ही लीडर को पकड़ने की कोशिश करता है वैसे लीडर इस फैसिलिटी के सारे गार्ड्स को अपना गाना सुनाकर हिप्नोटाइज कर देता है और उन सबको अपने वश में करके वो सभी को सैम विल्सन और टोरस के ऊपर छोड़ देता है और मौके का फायदा उठाकर लीडर वहां से भाग जाता है एंड सैम विल्सन और टोरस भी बाकी के गार्ड से जैसे तैसे निपट के वहां से निकल जाते हैं और अगले सीन में हम ये देख पाते हैं कि लीडर का जो प्लान था वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि जापान कंट्री को ये पता लग जाता है कि उनके एडमिंटियम के कंटेनर को चोरी करने के लिए साइडवांडर को अमेरिका के CIA ने पैसे भेजे थे और इसीलिए इस बात को जानकर जापान कंट्री का PM ये समझ जाता है कि उनके साथ ये जो कुछ भी हुआ है ये सब एक चाल है और ये चाल उनके साथ थंडरबोल्ट रॉस ने खेली है। और फिर उसके बाद जापान का PM ये डिसाइड करता है कि उसने एडमिंटियम को लेकर USA के साथ जो गठबंधन किया है वो उसे तोड़ देता है और वो अपनी मिलिट्री को सीधा सेलेस्टियल आइलैंड पर भेज देता है, ताकि इस तरीके से USA से पहले ही जापान सारे एडमिंटियम पर अपना काबू कर ले। और अब जैसे ही USA इंटेलिजेंस को ये पता लगता है कि जापान कंट्री सारे एडमिंटियम को हासिल करने के लिए आइलैंड पर जा रहा है, वैसे ही वो इस बारे में जल्दी से थंडरबोल्ट रॉस को बताते हैं, जिसके बाद रॉस सभी को ऑर्डर देता है कि अपनी मिलिट्री को लेकर सीधा इंडियन ओशन की तरफ निकल जाओ, ताकि जापान कंट्री से पहले वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाएं और सारे एडमिंटियम को अपने काबू में ले लो। और अब क्योंकि दोस्तों जापान और USA जैसी दो बड़ी बड़ी कंट्रीज की मिलिट्री एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो जाती है, इसीलिए पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स में ये बात फैल जाती है कि शायद ये एडमिंटियम को लेकर जापान और USA के बीच वॉर होने वाली है। और इधर ये सारी बातें सैम और टोरस को पता लगती हैं। वो जल्दी से ही अपना सूट अप करते हैं और तेजी से इस आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। और यहाँ आने के बाद सैम विल्सन थंडरबोल्ट रॉस का व्हाट्सएप देखता है, इसलिए वो जल्दी से उसके अंदर आता है एंड वो रॉस से मिलता है। यहाँ पर सैम विल्सन थंडरबोल्ट रॉस को ये समझाता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि यहाँ पर एक भी गलत कदम उठाने की वजह से ये दोनों देशों के बीच वॉर हो सकती है। एक तरफ तो ये दोनों बात कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी साइड हम लीडर को देख पाते हैं जो कि सैम विल्सन से बचकर भागने के बाद सीधा एक घर में घुसता है। वहाँ पर एक फोन लेकर वो USA के 2 पायलट के वायरलेस को हैक कर लेता है और ये दोनों पायलट उस टाइम पर उसी आइलैंड के पास होते हैं और इसीलिए लीडर फोन से ही दूर रहकर उन दोनों को अपने वश में कर लेता है और उन दोनों से जापान पर हमला करने के लिए कहता है। जिसके बाद भी USA के दोनों पायलट अपने एयरक्राफ्ट को लेकर
लेकर यूएसए के वारशिप के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर जापान को ऐसा लगता है कि यूएसए ने फायरिंग स्टार्ट कर दी है और शायद अब ये वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। एंडली इसीलिए उसके रिस्पॉन्स में जापान भी अपने 2 एयरक्राफ्ट बेचता है, जिसके बाद चारों एयरक्राफ्ट के बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। बट ये देखकर सैम विल्सन और उसका दोस्त टोरस जल्दी से वहां पर आ जाते हैं एंड वो यूएसए के दोनों एयरक्राफ्ट को रोककर उन दोनों के पायलट्स को बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद सैम विल्सन जापान को ये समझा देता है कि ये कोई वॉर नहीं है, बल्कि यहाँ पर उनके 2 सोल्जर्स ने बिना परमिशन के फायरिंग स्टार्ट कर दी थी और इसीलिए हम ये देख पाते हैं कि यूएसए और जापान दोनों के बीच वॉर जो होने वाली थी वो रुक जाती है और दोनों देश अपनी अपनी मिलिट्री लेकर अपने अपने देश वापस आ जाते हैं। इधर सैम विल्सन भी अपने यूएसए वापस आ जाता है। हम ये देख पाते हैं कि उस आइलैंड पे लड़ने की वजह से टोरस काफी ज्यादा घायल हो गया था और इसीलिए सैम उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है और वहां पर उसका इलाज करवाता है। सो गाइस, इस हॉस्पिटल के अंदर अब एंट्री होती है बकी की, यानी विंटर सोल्जर की। और विंटर सोल्जर यानी कि बकी बॉस यहाँ पर सैम से मिलने आया होता है एंड वो सैम से कहता है कि उसकी लड़ाई के बारे में उसने न्यूज में देखा था, इसलिए यहाँ पर सैम से मिलने के बाद ही वो थोड़ी देर में वहां से चला जाता है। एंड उसके जाते टाइम हमें ये पता लगता है कि बकी यूएसए के अंदर एक पॉलिटिशियन बन गया है। लेकिन अब इन सारी चीजों के बाद हम ये देखते हैं कि यूएसए का प्रेसिडेंट यानी कि थंडरबोल्ट रॉस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है, जिसके अंदर वो यूएसए और जापान के बीच जो भी प्रॉब्लम्स हुए थे उन सभी को सॉर्ट आउट कर देता है। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम सैम विल्सन को भी देख पाते हैं। तभी यहाँ पर लीडर आ जाता है और वो उससे बात करता है और कहता है कि मेरा जो यूएसए और जापान को लड़वाने का प्लान था वो काफी अच्छा था और इस प्लान के जरिए मैं इसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ले आता और सारी दुनिया को पता चल जाता कि ये कितना ज्यादा इवल है, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। एंड वो कहता है लेकिन तुम अभी फिक्र मत करो, क्योंकि मैं अभी भी थंडरबोल्ट रॉस की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाकर रहूंगा और मैं ये पूरी दुनिया को दिखाकर रहूंगा कि थंडरबोल्ट रॉस कितना ज्यादा इवल और बुरा इंसान है। अब दोस्तों, इसी दौरान हमें ये पता लगता है कि असल में थंडरबोल्ट रॉस को काफी साल पहले से एक खतरनाक बीमारी थी, एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से उसकी मौत होने वाली थी और डॉक्टर्स भी थंडरबोल्ट रॉस को बचाने में फेल हो गए थे। लेकिन जब थंडरबोल्ट रॉस ने इस बारे में लीडर को बताया, तब लीडर ने अपने तेज दिमाग की मदद से थंडरबोल्ट रॉस की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया और उसके लिए एक खास तरह की दवाई बनाई, जिस दवाई की एक गोली थंडरबोल्ट रॉस रोज खाता है। लेकिन थंडरबोल्ट रॉस को ये नहीं पता था कि लीडर हर बार उसकी दवाई में गामा रेडिएशन मिलाता था और इस दवाई को थंडरबोल्ट रॉस काफी सालों से ले रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारा गामा रेडिएशन भर चुका था। और इतने सारे गामा रेडिएशन की वजह से क्या होता है, इसका आंसर हमें यहीं पर मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान थंडरबोल्ट रॉस को देखते ही देखते रेड हल्क बन जाता है और वो बेकाबू होकर सारी चीजें तोड़ने फोड़ने लगता है। और इसी दौरान विल्सन सबसे पहले सोल्जर्स को ऑर्डर देकर द लीडर को अरेस्ट करवा देता है एंड देन वो जल्दी से रेड हल्क को रोकने के लिए जाता है। जिसके बाद रेड हल्क और सैम विल्सन दोनों के बीच एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होती है। लेकिन इस फाइट में हम क्लियरली ये देखते हैं कि रेड हल्क बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और इसीलिए वो इस फाइट के अंदर रेड हल्क कैप्टन अमेरिका की शील्ड को जमीन पर गाड़ देता है और उसके वाइब्रेनियम से बने दोनों पंखों को भी तोड़ देता है, जिस वजह से सैम विल्सन निहत्था हो जाता है। तभी वो उसे रोकने के लिए उसके सामने उसकी बेटी का नाम लेता है और वो थंडरबोल्ट रॉस से कहता है कि वो एक ऐसा इंसान नहीं है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। साथ ही साथ वो उसे ये भी कहता है कि उसे अपनी बेटी के लिए शांत होना पड़ेगा। और फिर दोस्तों हम ये देख पाते हैं कि बेटी का नाम सुनकर थंडरबोल्ट रॉस कुछ ही टाइम में शांत हो जाता है और फिर से इंसानी रूप में आ जाता है। देन उसके बाद उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल के अंदर डाल दिया जाता है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और इसके बाद विल्सन इस जेल में थंडरबोल्ट रॉस की बेटी को अपने साथ लेकर आता है और उसे थंडरबोल्ट रॉस से मिलवा देता है और अपने पिता से मिलकर उसकी बेटी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और साथ ही साथ विल्सन ये सबके सामने साबित कर देता है कि ये जो कुछ भी करवा है वो ब्रैडली ने नहीं किया था, बल्कि उससे द लीडर ने करवाया था, जिसकी वजह से ब्रैडली को वो जेल से बाहर निकाल लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है एंड लास्ट में हम क्रेडिट सीन में ये देख पाते हैं कि जिस सेल के अंदर थंडरबोल्ट रॉस को रखा गया था उसी जेल के अंदर लीडर को भी रखा गया था और इसीलिए सैम विल्सन यहाँ पर लीडर से मिलने भी आता है एंड द लीडर उसे फ्यूचर को लेकर अलर्ट करता है और वो सैम विल्सन से कहता है कि तुम्हें लगता होगा कि तुमने मुझे यहाँ पकड़ के सब कुछ ठीक कर दिया और शायद तुम्हारी दुनिया पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन असल बात तो ये है कि मैंने अपने दिमाग की मदद से सारी पॉसिबिलिटीज देख ली है और इसीलिए मुझे पता है कि वो सब आ रहे हैं और जब वो आएंगे तो तुम सब उन्हें रोक नहीं पाओगे। ये बात सुनकर सैम विल्सन लीडर से पूछता है कि आखिरकार तुम किसकी बात कर रहे हो और कौन आने वाला है। और इसी के साथ ये क्रेडिट सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।